गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन क्या होता है? तो सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया enclosed by plane curves is known as quadrature। कि समतल वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल को ज्ञात करने की जो विधि है, उस विधि को हम क्षेत्रकलन कहते हैं। और दैट इज इक्वल टू y dx within the limits a to b और a to b fx dx। लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो होंगी जिससे वो एरिया बाउंडेड है, परिबद्ध है। अब इसमें क्या होगा कि हमें पहले उस वक्र की सीमाएं ज्ञात करनी होंगी, और सीमाएं ज्ञात करने के लिए कि किससे वो बाउंडेड है, हमें उसके वक्र का डायग्राम बनाना पड़ता है। अब उसके लिए सबसे पहले मैं आपको, जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में करते हैं, थोड़ा सा आइडिया दोबारा देना चाहूँगा दो चीज़ों का। एक तो सिमेट्री, सममितता क्या होती है, किस प्रकार से कोई कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी लाइन क्वाड्रेंट्स में कब सममित होता है, उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा एसिम्पटॉट, कई बार हमें ये कह देता है कि वो इसके अनंत स्पर्शी से परिबद्ध है, तो अनंत स्पर्शी क्या होती है और उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में मैं क्षेत्रकलन को ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको सिमेट्री और एसिम्पटॉट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। कि कोई भी वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित कब होता है, तो इसके लिए बातें आसान हैं कि जो आपको वक्र की इक्वेशन दे रखी है, if the powers of x are even, अगर किसी वक्र के समीकरण में x की जो घात है, सारी घात अगर सम है, तो वह वक्र जो होता है वह x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। और अगर आपके पास मैंने कह दिया if the powers of y are even, सॉरी उल्टा बोल दिया था, if the powers of y are even then the curve is symmetric about x axis। जैसे आपके पास है y square is equal to 4ax, पैराबोला की इक्वेशन है, राइट हैंडेड पैराबोला, तो y की पावर इवन है, तो इसका ग्राफ करें तो क्या होता है, x एक्सिस से ऊपर और नीचे समान होता है। या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, एक सर्कल की इक्वेशन जिसका केंद्र 0 0 है, इसमें y की पावर क्या है, इवन है, तो हम ये कहते हैं कि जो कर्व है वह x अक्ष के सापेक्ष सममित है। इसी प्रकार से सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, तो जब आपने y अक्ष के सापेक्ष सममितता चेक
करनी हो तो उसमें क्या चेक करना है कि यदि x की जो घात है वह इवन है, x की घात सम है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो उसका ग्राफ ड्रा करें तो किस प्रकार से होगा? So this curve is symmetric about y-axis. अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है तो ये इस तरीके से, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन थी जो कि x अक्ष के सापेक्ष में सममित है, y अक्ष के सापेक्ष में सममित है। तो ये इस प्रकार से तो हम x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष सममितता को चेक कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास कि कोई वक्र किसी लाइन y इज इक्वल टू x के सापेक्ष सममित है कि नहीं है। y इज इक्वल टू x, ये स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर आपने लाइन y इज इक्वल टू x के सापेक्ष सममितता चेक करनी है तो क्या करना है? इंटरचेंज x एंड y बोथ। जो आपके पास वक्र की इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह y और y की जगह पर x रखने पर अगर इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं आता, वक्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो दैट कर्व इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। चौथी चीज आ जाती है आपके पास सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू -x। इस प्रकार से y इज इक्वल टू -x, तो y इज इक्वल टू -x के लिए आपने क्या करना है कि इफ x इज रिप्लेस्ड बाय -y एंड y इज रिप्लेस्ड बाय -x, x की जगह -y और y की जगह -x रखने पर वक्र के इक्वेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, then the curve is always symmetric about the line y is equal to -x। पांचवा आ जाता है सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, कि x एक्सिस और y एक्सिस के सापेक्ष कोई वक्र कब सममित होता है। सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, तो दोनों एक्सिस के सापेक्ष कोई भी कर्व सिमेट्रिक तब होता है जब x और y दोनों की पावर्स इवन हो। जैसे मैंने कहा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जो सर्कल है जिसका केंद्र 0 0 है वो x अक्ष के सापेक्ष में सममितता, y अक्ष के सापेक्ष में सममितता। तो इसमें जब बोथ एक्सिस की बात होती है तो वो दोनों के सापेक्ष सममित होना चाहिए, और दोनों के सापेक्ष सममित होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास x और y दोनों की जो घात है वह सदैव सम संख्या होनी चाहिए। और लास्ट लाइन अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के सापेक्ष कोई वक्र कब सममित होता है। तो अगर आपको x की जगह पर -x और y की जगह पर -y, x की जगह पर -x और y की जगह पर -y रखने पर अगर समीकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, then that curve is always symmetric about both opposite quadrants। दोनों जो सम्मुख पाद के परित वह वक्र सदैव सममित होता है। तो इस प्रकार से हम सिमेट्री को चेक कर सकते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, लाइन y इज इक्वल टू x, लाइन y इज इक्वल टू -x, बोथ एक्सिस एंड अबाउट बोथ क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास अनंत स्पर्शी क्या होता है, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। एसिम्पटॉट, एसिम्पटॉट जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले
कि आपके पास वक्र की इक्वेशन दे रखी है, उसका कोई बिंदु टुवर्ड्स इंफिनिटी मूव करता है, और ऐसा होने पर जब वह बिंदु इंफिनिटी की ओर जाता है तो इंफिनिटी की ओर अग्रसर होने पर उस बिंदु से जो लंबवत किसी रेखा की लंबवत दूरी शून्य की ओर अग्रसर। दो चीजें, पहली बात कि जो बिंदु P है वह वक्र के अनुदेश इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा हो, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो, और उस बिंदु से किसी रेखा पर जब आप लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं, वह लंबवत दूरी जीरो की ओर शून्य की ओर अग्रसर हो, तो वह जो सरल रेखा है जिससे आप लंबवत दूरी ज्ञात कर रहे हैं वह वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। दो चीजें कही है मैंने, नंबर 1 द पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड the perpendicular distance of that point from a straight line tends towards 0, then that straight line is said to be asymptote। और इसे आप अदर वर्ड्स में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि an asymptote is a straight line at a finite distance। बिंदु तो इंफिनिटी की ओर जा रहा है, लेकिन जो लाइन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है। An asymptote is a straight line at a finite distance from origin and which meets the curve at 2 points, both of which are situated at infinite distance। कि कोई दो बिंदु, दूसरी डेफिनेशन मैंने कही है कि अगर कोई दो बिंदु किसी वक्र के ऊपर अनंत दूरी पर हों तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि मूल बिंदु से परिमित दूरी पर हो तो उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, एसिम्पटोट कहते हैं। और अगर आपके पास कोई वक्र n घात का है तो जो उसकी मैक्सिमम अनंत स्पर्शियों की संख्या होती है, अगर कोई एल्जेब्रिक प्लेन कर्व आपके पास n घात का है तो जो इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनंत स्पर्शियों की संख्या वो n हो सकती है, यानी कि उसके मैक्सिमम घात के बराबर होगी या उससे कम होगी। तो जब आपने एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं? सबसे पहले जो आपके पास समीकरण दी गई है तो उस समीकरण में x तथा y के उच्चतम घात के जो गुणांक होते हैं, कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, कि x और y की जो उच्चतम घात के जो गुणांक होते हैं उन्हें शून्य के बराबर रखकर x अक्ष तथा y अक्ष के सापेक्ष आप उनके अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो आपके पास वक्र की इक्वेशन दे रखी है उस वक्र की इक्वेशन में x की उच्चतम घात के वास्तविक कोएफिशिएंट्स और y की उच्चतम घात के जो रियल कोएफिशिएंट्स हैं उनको शून्य के बराबर रखिए और वहां से जो x और y के मान होंगे वह x अक्ष और y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी की इक्वेशन होगी या अनंत स्पर्शी होगी, नंबर 1। दूसरी चीज, बाकी एसिम्पटोट्स ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास उच्चतम घात है वक्र के उच्चतम घात के पदों में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रखें उच्चतम घात के पदों में, और वहां से क्या कीजिए phi n m में एक एल्जेब्रिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि x के जो उच्चतम घात है उसके पदों में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रखकर phi n m n डिग्री जो उच्चतम घात है वो m आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो phi n m ज्ञात कीजिए और इस phi n m इज इक्वल टू 0 करके m के मान या m के रूट्स ज्ञात कर लीजिए, m1 m2 m3 सो ऑन जितने भी हो सकते हैं।
इन रूट्स को ज्ञात कर लीजिए, m1 m2 और m3, जितने भी रूट्स चाहे वो इक्वल हो या डिफरेंट हो वो सारे रूट्स आप ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो n-1 घात के पद हैं, पहले आपने रखा था n घात के पदों में, पहले हमने phi nm ज्ञात करने के लिए क्या किया, जो n घात है उसके पदों में जहां जहां पर भी nth डिग्री बन रही है वहां x = 1 और y = m रखते हुए phi nm कैलकुलेट किया, phi nm को = 0 किया, वहां से आपके पास m = m1 m2 m3 आ गया। ये आपने रूट्स डिफरेंट कैलकुलेट कर दिए। अब आपने n-1 घात के पदों में उसमें भी x = 1 और y = m रखिए। अब पहले n घात के, अब n-1 घात के पदों में, और इससे क्या हो जाएगा, phi n-1 m आ जाएगा। तो जब phi n-1 आ गया तो उसके बाद c कैलकुलेट कीजिए, माइनस phi n-1 m अपॉन phi n। जब m की पहली वैल्यू रखोगे m1 तो c1, सेकंड वैल्यू रखोगे तो c2, थर्ड वैल्यू रखोगे तो c3। तो मैं फिर से कह रहा हूं, पहले आपने n घात के पदों में x = 1 y = m रखा, phi nm आया, phi nm को = 0 किया, m के डिफरेंट रूट्स क्या किए। उसके बाद जो n-1 घात है उसमें phi n-1 m ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे कि n-1 घात के पदों में x = 1 y = m रख लीजिए। अब वो ज्ञात करने के बाद c = -phi n-1 m अपॉन phi डैश nm, phi डैश जो phi nm है उसे m के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपके पास c1 c2 c3 आ गए। तो y = m1x + c1, y = m2x + c2। इस प्रकार से जितने भी आपके पास डिफरेंट m1 और m2 c1 c2 आए हैं उन सभी की इक्वेशन ज्ञात कर लीजिए। तो ये आपके पास अनंत स्पर्शियों की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई रूट आपके पास रिपीट हो सकता है कि इफ द रूट्स ऑफ phi nm आर इक्वल, मान लीजिए दो वैल्यूज m1 रूट जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, आपने जो c ऑब्टेन करना है that will be obtained from half of c square phi n double dash plus c phi dash n-1 m plus n-2 m is equal to phi n-2 m कैसे ज्ञात करेंगे, जो n-2 घात है वक्र की उसमें x = 1 y = m रखिए। जिस प्रकार से phi n-1 m ज्ञात किया था उसी प्रकार से phi n-2 m। अगर कोई दो रूट्स 2 बार आ रहे हैं तो हाफ ऑफ c स्क्वायर phi n डबल डैश m प्लस c phi डैश n-1 m प्लस phi n-2 m is equal to 0। m की मान रख लीजिए, आपके पास 2 c के मान आ जाएंगे उसके सापेक्ष। तो वो अपने पास y = m1x + c1 और y = m1x + c2 जो दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी उससे आप उसके एसिम्पटोट की इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि phi nm के जो रूट्स हैं वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, m1 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 3 बार आ रहे हैं। If the 3 roots of the equation phi nm is equal to 0 are equal, ऊपर 2 इक्वल थे, पहले all the roots are distinct, सेकंड में कहा मैंने कि if 2 roots are equal, now I am saying that if 3 roots of the curve phi nm is equal to 0 are equal, then you will obtain the value of c from c cube by factorial 3। उसी से सिस्टमेटिकली चल रहे हैं हम, phi n ट्रिपल डैश n प्लस c स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस c बाय फैक्टोरियल 1 phi dash n-2 m plus
5n minus 3m is equal to 0। 5n का 3 बार डिफरेंशिएशन, 5n minus 1 का डबल डिफरेंशिएशन, 5n minus 2 का सिंगल डिफरेंशिएशन और 5n minus 3, जिस प्रकार से 5nm, 5n minus 1m, 5n minus 2m और 5n minus 3m ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि n minus 3 घात का जो उसके टर्म्स हैं उसमें x is equal to 1 और y is equal to m ज्ञात करते हुए 5n minus 3 ज्ञात कीजिए। उन सभी मानों को यहाँ पर रख दीजिए। तो m जो आपके पास 3 रूट्स सेम आ रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, c के मान आ जाएंगे और c के मान ज्ञात करने के बाद आपके पास एसिम्पटोट की इक्वेशन आ जाती है। तो इस प्रकार से हम अनंत स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसका पर्पस हमारे लिए इतना ही है क्योंकि जब आप क्वाड्रेचर सॉल्व करते हैं, क्षेत्रफलन की समस्या सॉल्व करते हैं, तो मैंने कहा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया enclosed by the plane curve is known as quadrature। समतल वक्रों से परिबद्ध समतल क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की जो विधि है वो हमारी क्षेत्रफलन कहलाती है। लेकिन उस परिबद्ध क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होंगी। एक तो वह कर्व किस प्रकार से सिमेट्रिक है और दूसरा कई बार क्या है कि वह कुछ कहता है कि उसकी अनंत स्पर्शियों से परिबद्ध है। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिमिट्स x के कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx जो ज्ञात करते हैं उस प्रकार से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कई बार 2 कर्व्स के बीच की इक्वेशन या हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है, दैट इज आल्सो क्वाड्रेचर। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय 2 प्लेन कर्व्स, दैट इज आल्सो क्वाड्रेचर। तो इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।